हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जम्मू पर निशाना क्यों? ये सवाल पूरा देश आज पूछ रहा है और ये आपको मैं बताऊं कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। और शायद आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, बीते लगभग 2 महीने से जिस तरीके से जम्मू के क्षेत्र में आतंकियों ने कई सारे लोगों को निशाना बनाया है, कई सारे क्षेत्रों को तनावग्रस्त किया है, यहाँ तक कि भारतीय सेना के जवानों पर भी निशाना साधा है। निश्चित तौर पर यह सवाल लाजिमी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र को छोड़ करके जम्मू के क्षेत्र पर इस तरीके से जो हाल के समय में सक्रियता इन्होंने निभाई है, वो अपने आप में चिंता वाली बात है। कश्मीर घाटी में पहले इन लोगों ने पूरा अपना डेरा डाला हुआ था। कश्मीर घाटी पर जिस तरीके से भारत और भारत की सेना के माध्यम से तनाव को कम किया गया, वहां से आतंकियों को खदेड़ बाहर किया गया। अब इन लोगों ने एक नया रास्ता अपना लिया है साहब, जम्मू वाले क्षेत्र पर अब ये आंखें गड़ाने लगे हैं। ये अपने आप में विचारणीय है। दोस्तों, इसी को लेकर के आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जम्मू और कश्मीर को हमेशा आतंकियों की मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, क्यों जम्मू के क्षेत्र में हाल के समय में इस तरीके से आम लोगों को मारा जा रहा है कि नहीं? अभी देखो, उधमपुर वाले क्षेत्र में ही, उधमपुर जिला जो है जम्मू में, वहां पर एक अफवाह फैल गई कि मुठभेड़ एक हुआ है सेना के साथ में। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये अफवाह फैल गई है। तो निश्चित तौर पर एक बार कोई घटना घट जाती है तो उसको लेकर के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है ना? और इसी दहशत के कारण ऐसी अफवाहें फैलने लगती हैं। गेटिंग इट और नॉट? तो मेरा यह कहना है कि इस गतिविधि के कारण जो वहां की आम जनता है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे भारत की ही जनता क्यों न हो मेरे भाई, भारत की जनता में भी जो दहशत का माहौल है वो फैलना ही चाहिए कि जहां ये आतंकी आ रहे हैं वहां कुछ ना कुछ फिर से घुसपैठ कर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला कर दे रहे हैं। अभी देखो, कठुआ में जिस तरीके से आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया, कितनी निंदनीय बात है। बीते 8 जुलाई को भारतीय सेना के जवानों पर हमला करके और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये शहीद हो गए हमारे भारत के जवान, है ना? यहां पर एक बात और पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि 8 जुलाई 2016 को ही एक आतंकी की मौत हुई थी। भारतीय सेना ने उसको मार गिराया था। उसका नाम था बुरहान वानी। हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकवादी था और कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा रहा है कि इन आतंकियों ने उसी का बदला लिया है भारतीय सेना पर हमला करके। यह अपने आप में घोर निंदा का विषय है कि भारतीय सेना पर इस तरीके से फिर से आतंकी हमला शुरू किया गया है। हमने पहले भी हमले देखे हैं ना, किस तरीके से उरी में अटैक किया गया था, पुलवामा में अटैक किया गया था। कैसे हम लोग ये भूल सकते हैं, कैसे आप भूल सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर यह अपने आप में चिंता वाली बात है। और बीते दिनों जिस तरीके से 9 जून को जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया आतंकियों के द्वारा, है ना? आम जनता को मारा पीटा गया, जान से मार दिया गया रियासी वाले इलाके में। कौन नहीं जानता इस घटना के बारे में? गेटिंग इट और नॉट? इसके अलावा जो कठुआ वाले क्षेत्र के अलावा जो एक डोडा वाला इलाका है जम्मू में ही, वहां पर भी फिर से हमला किया गया। यानी कि 1 by 1 बैक टू बैक ये हमले किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमले में कोई इंटरवल हो रहा है, कोई ये अंतराल ला रहे हैं, कोई गैप ला रहे हैं, नहीं, बैक टू बैक। यानी कि ये एक फुल फ्लेज्ड वे में जम्मू वाले क्षेत्र को हाल के समय में तनावग्रस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत अधिक चिंता वाली बात है। कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में ये लंबे समय तक अपना प्रभाव जता रहे थे। वहां पर से भारत की सेना ने, भारत सरकार ने इनको खदेड़ बाहर किया। अब जम्मू वाले क्षेत्र में फिर से ये उभर रहे हैं, है ना? यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है।
दोस्तों यहां पर जब मैं जम्मू वाले क्षेत्र की बात करता हूं तो ये जो पार्टिकुलर इलाका है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पार्टिकुलर इलाका है ये कश्मीर घाटी वाला इलाका सामान्य तौर पर जाना जाता है। पीर पंजल श्रेणी के नीचे वाले इलाके में हाल के समय में ये गतिविधियां देखी जा रही है। यहीं पर डोडा है, कठुआ है, उधमपुर है ना, जम्मू है, रियासी है, इन्हीं क्षेत्रों को अभी टारगेट किया गया है ना। तो यहां पर इसी चीज को समझने की जरूरत है। ये पीर पंजल की श्रेणी के नीचे वाला ये इलाका है जम्मू वाला क्षेत्र, जहां पर लगातार हमले हाल के समय में किए गए हैं। ठीक है जी। इसके पहले एक बात आपको और मैं ध्यान दिलाऊं कि 2021 में भी जो वायुसेना का एयरबेस है जम्मू में, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया था 2021 में। गेटिंग इट? और उसके बाद फिर से ये गतिविधियां लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित किया गया, तो फिर यहां पर यह देखा गया कि जो जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र है धीरे धीरे शांति को अपना रहा था। कश्मीर घाटी में जहां पहले लगातार पत्थरबाजियां देखी जाती थी, कई बार हिंसक गतिविधियों की रिपोर्ट मिलती थी, आतंकियों के साथ मुठभेड़ की स्थिति देखी जाती थी, उसमें लगाम लगने लगा था, नियंत्रण आने लगा था। लेकिन धीरे धीरे फिर से कश्मीर घाटी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जम्मू वाले क्षेत्र को टारगेट करना शुरू किया गया। वहीं 2021 में इस तरीके की घटना भी हम लोगों ने देखी। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि जम्मू का जो इलाका था लगभग 20 साल तक किसी भी तरीके की हिंसा की गतिविधि से जूझ नहीं रहा था। 2003 में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश के तहत जम्मू वाले क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश भारतीय सेना ने की थी। आतंकी गतिविधियों को उस ऑपरेशन के जरिए समाप्त करने की कोशिश की गई थी और इस लिहाज से ऑपरेशन सर्प विनाश बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका था। लेकिन फिर से जब हम देख रहे हैं कि जम्मू वाले क्षेत्र को आतंकियों का अड्डा बनाया जा रहा है तो यह अपने आप में चिंता वाली बात है। अब सवाल फिर से वही उठता है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां निकट सामने हम देख रहे हैं? तो पहली परिस्थिति तो यह देखी जा रही है कि जो LAC वाला रीजन है, जो आप चीन और भारत के बीच का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, वहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि 2020 में जब तनाव उभरा भारत और चीन की सेना के बीच में, तो जम्मू के इलाके से बहुत बड़ी संख्या में जो सैन्य टुकड़ी है वो इस इलाके में शिफ्ट की गई और जम्मू वाले क्षेत्र में जो सेना की तैनाती थी इसमें थोड़ी ढील बरती गई, थोड़ी कमी हुई संख्या में, और इसका नाजायज फायदा आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं उठाया है। इसके अलावा जो दूसरा एक बड़ा कारण इस पूरे मामले में देखा जा रहा है वो ये कि भारत सरकार को सीधे सीधे चुनौती, भारत सरकार को ये संदेश देने की कोशिश कि आपने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। हम जम्मू कश्मीर में फिर से आएंगे और जम्मू के रास्ते होते हुए कश्मीर में हम इन करेंगे। गेटिंग इट और नॉट? यहां पर यह बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। और यहां एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वर्तमान में ये परिस्थितियां उभर रही हैं इसके कुछ पॉलिटिकल मायने भी जरूर सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल मायने इस रूप में कि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर में। 2024 के अंत में जब ये चुनाव होने वाला है साहब, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक इशारा करने की कोशिश की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा कि भाई आपके यहाँ की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, अस्थिरता है, हम लगातार आप पर हमला कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक खोखलापन है, इस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा चौथा जो महत्वपूर्ण फैक्टर दिख रहा है वो है सांप्रदायिक तनाव को उभारना। सांप्रदायिक तनाव कारण क्या है?
कारण ये है कि जब हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी में अमूमन जो मुस्लिमों की संख्या है वो 96.4% के आसपास बैठती है और वहाँ पर आतंकियों के द्वारा एज सच कोई खास गतिविधि इस समय की भी नहीं जा रही है, लेकिन वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति शायद न उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या पहले से ही ज़्यादा है। जहाँ पर मिक्सचर है, यानी कि हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, ठीक ठाक आबादी है उन दोनों की, तो वहाँ पर कुछ भी यदि ऊंच नीच कर दी जाए, थोड़ा सा भी प्लस माइनस कर दिया जाए, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है दूसरे धर्म के लोगों पर, और इसका फायदा उठाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जम्मू के क्षेत्र में जो हिंदू आबादी है ये आज के समय में लगभग 62.5% है। गेटिंग इट? और इस लिहाज से यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हिंदू आबादी इतनी है तो मुस्लिम आबादी भी है, और ऐसे में इन आतंकवादियों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर ऐसे लोग हैं जो कि उग्रवादी गतिविधियों को महत्व दे रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको शह दिया जाए, उनको समर्थन दिया जाए और ऐसे लोगों को उभार करके इनको ही सामने खड़ा किया जाए और हम बैकएंड से इनको सपोर्ट करें। गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ पर जो ये सांप्रदायिक तनाव है ये आगे आने वाले समय में और उभर सकता है, और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1993 और 1998 में भी आतंकवादियों के द्वारा जम्मू के कुछ इलाकों पर ऐसे ही हिंदुओं के साथ बदसलूकी की गई, उनको मारा पीटा गया, उनको जान से मार दिया गया और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति एट दैट टाइम ऑल्सो उभर गई थी। तो यहाँ पर यह भी फैक्टर फिर से काम कर सकता है, इसे भी भारत सरकार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। इसके अलावा जो एक अंतिम महत्वपूर्ण फैक्टर उभर रहा है वो ये कि अभी अमरनाथ यात्रा का समय है, और जब जम्मू वाले क्षेत्र में इस तरीके से आतंकी तनाव फिर से उभरेंगे तो क्या ये अमरनाथ यात्रा के लिए शुभ संकेत माना जाना चाहिए? नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को भी रोकने या इस पर अरंगा लगाने की कोशिश इन आतंकियों के द्वारा की जा रही है, और वह निश्चित तौर पर हमारे लिए सही नहीं है। तो इस पूरी गतिविधि को यदि हम देखें समझें तो एट प्रेजेंट भारत सरकार को, भारत की सेना को, गुप्तचर एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को और जम्मू कश्मीर की राज्य पुलिस को आपस में मिल करके काम करने की ज़रूरत है, ताकि आतंकियों को दबाया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, भगाया जाए, मारा जाए, समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए निश्चित तौर पर भारत की सेना वर्तमान में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करने पर बल दे रही है। भारत के रक्षा मंत्री महोदय ने भी इस पूरी घटनाक्रम को देख करके निंदा जताई है, और उन्होंने भी कहा है कि हम इसके लिए जो भी वाजिब कदम है वो हम उठाएंगे। गेटिंग इट? तो आज की चर्चा में मैंने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वर्तमान में स्थिति बन रही है, जम्मू के क्षेत्र में जिस तरीके से तनाव का माहौल बन गया है, आतंकियों की कार्रवाइयां बढ़ गई हैं, वैसे में क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्यों ऐसा हो रहा है, इसी को समझाते हुए मैंने आज के इस टॉपिक को कवर किया है। मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पर आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको P2I बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से दोस्तों हो रही है। और ये जो बैच है ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रतिज्ञा ली गई है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा प्रतिज्ञा ये ली गई है कि यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आप पीटी को क्वालिफाई करते हैं, प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करके जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो वापस कर दी जाएगी। साथ ही 1.5 साल प्लस 1 साल और एक्स्ट्रा आपको ये कोर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप जीएस की कंप्लीट तैयारी बिना किसी अड़चन के अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके जरिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 27,999 रुपये में। और यह कोर्स आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश या इंग्लिश में से किसी भी माध्यम में परचेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 18 जुलाई से ही बैच शुरू हो जाएगा और सुबह 8 बजे से
आप इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और साथ ही आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।